बात है साल 1963 की। टर्की में एक पोल्ट्री फार्मर अपने घर की एक समस्या से बड़ा परेशान था कि उसके घर में पली मुर्गियां दिन ब दिन रहस्यमयी तरीके से गायब होती जा रही थी। और हैरत की बात यह थी कि ना तो उन मुर्गियों को घर से बाहर जाते कोई देख रहा था और ना ही घर के अंदर उनके कोई सुराग मिल रहे थे। कुछ समय बाद जब वो अपने घर की मरम्मत करवा रहा था तब उसने एक चीज नोटिस की। उसने देखा कि उसके पीछे की दीवार में एक बड़ा सा छेद बना हुआ है, ठीक उतना ही बड़ा छेद जिससे कि कोई मुर्गी दीवार के उस पार जा सके। अब शक के चलते उस शख्स ने छेनी हथौड़ा लिया और उस छेद को बड़ा कर दिया, ये देखने के लिए कि उसके पीछे आखिर है क्या। और फिर हुआ चमत्कार। उसकी दीवार के पीछे एक छोटी सी जगह थी जिसके पीछे उसकी मुर्गियां घूम रही थी। मगर जैसे जैसे वो दीवार के पीछे मौजूद उस गुफा के नीचे जाता गया, उसे एक नहीं दो नहीं बल्कि एक के बाद एक ढेर सारे कमरे और पैसेजेस मिलते गए। और जब उसे उस जगह का कोई भी अंत नहीं मिला, वो बंदा समझ चुका था कि उसने कोई छोटी मोटी गुफा नहीं खोजी है बल्कि पूरी की पूरी अंडरग्राउंड सिटी खोज ली है। हालांकि इस अंडरग्राउंड शहर में रहता कौन था और इसे आज से सैकड़ों साल पहले क्यों और कैसे बनाया गया था, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों देखते ही देखते वहां गवर्नमेंट एक्सकेवेशन टीम पहुंच गई और जब गुफा को और ज्यादा एक्सप्लोर किया गया तो ये पता चला कि उस शख्स का इकलौता ऐसा घर नहीं था जहां से गुफा में जाने का रास्ता था, बल्कि उस पूरे डेरिंगकुयू शहर में 600 घरों में इस गुफा का एंट्रेंस पैसेज था और उन घरों को इसके बारे में पता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों क्या ये एक कोइंसिडेंस था? वेल, अब जरा खुद ही सोच के देखिए कि शहर के 600 सबसे पुराने घरों में सटीक एंट्री होने का महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, वो भी एक ऐसी गुफा की जहां पूरा का पूरा शहर बस सकता था। और हम ये एग्जैजरेट नहीं कर रहे, ये गुफा सच में इतनी बड़ी थी कि यहाँ अप्रोक्सीमेटली 20,000 लोग फैल के पूरे कंफर्ट के साथ रह सकते थे। जिसके लिए जरा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं जो एक्सकेवेशन में सामने आया। इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आप डेरिंगकुयू अंडरग्राउंड सिटी का एक रफ मॉडल देख सकते हैं और अगर आप इसके फुल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो खोजकर्ताओं ने यहाँ पर कुल 18 मंजिलें डिस्कवर की थी जो जमीन से अप्रोक्सीमेटली 280 फीट नीचे तक पहुंचती है। ये पूरा अंडरग्राउंड शहर इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया गया था ना कि यहाँ शहर के हर हिस्से को कनेक्ट करने के लिए बेहतरीन टनल्स और पैसेजेस बनाए गए थे। और यहाँ का हर एक रूम, हर एक चेम्बर इतना स्पेसी था कि ये पूरा शहर हजारों फैमिलीज को शेल्टर दे सकता था। अब शहर में नीचे रहने वाले लोगों तक प्रॉपर हवा और वेंटिलेशन पहुंचे, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए थे। इसके लिए पूरे शहर में 15,000 से ज्यादा 10 सेंटीमीटर्स के शाफ्ट देखे गए जिसमें आने वाली हवा करीब 8th फ्लोर तक कोई सफोकेशन नहीं होने देती थी। इवन अगर आप 8वीं लेवल तक के कमरों को भी देखेंगे ना तो वहां तक के पूरे आर्किटेक्चर को ये सोचकर बनाया गया है कि यहाँ लोगों के रहने की और सोने की व्यवस्था करी जाएगी। वहीं जो नीचे के लेवल्स है ना, उन्हें ज्यादातर चीजों के स्टोरेज के लिए या तहखाने में किसी को रखने के लिए किया जाता होगा। अब यहाँ पर हर तरह की छोटी सी छोटी चीजें जैसे कि वाइन, डोमेस्टिक एनिमल्स, यहाँ तक कि पूजा घर और जेल भी बनाई गई थी, जो ये बताता है कि उस जगह पे अगर रहना शुरू किया जाए तो यहाँ के लोग जमीन के नीचे महीने बिता सकते थे। नाउ दिस वाज एन आर्किटेक्चर मार्वल। पर इसे बनाया कैसे गया था, वो भी बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के? इसका जवाब हमें इस एरिया की जियोलॉजी में मिलती है। दरअसल ये पूरा इलाका टर्की के कैपाडोशिया में आता है, एक ऐसा रीजन जो पूरी दुनिया में दो चीजों के लिए मशहूर है, एक हॉट एयर बलून और दूसरा इस तरह के स्ट्रक्चर्स जिन्हें आप जो समझना चाहे समझ सकते हैं। पर ये इस पूरे एरिया की नींव है। दरअसल ये पूरा रीजन टफ रॉक्स का बना हुआ है। टफ बेसिकली ऐसे पत्थर होते हैं जो 75% या उससे ज्यादा वॉल्केनिक ऐश से बने होते हैं, जिस वजह से ये पत्थर बड़ी ही आसानी से छेनी हथौड़े से टूट जाते हैं। मगर साथ ही साथ ये इतने नाजुक भी नहीं होते कि ज्यादा बोझ झेल ना सके। अब ये यूनिक टोपोग्राफी एक बहुत बड़ा रीजन है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि बाद में जब पूरे इलाके के अच्छे से खुदाई की गई तो कुल मिला के 200 से ज्यादा अंडरग्राउंड सिटीज पाई गई थी, जिनमें से 40 से ज्यादा शहरों में 2 से ज्यादा लेवल्स थे। बस ये वाली उन सब में सबसे बड़ी थी। अब जिन्हें लेवल्स और फ्लोर्स में अंतर नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जमीन से ऊपर वाली मंजिल को फ्लोर्स कहते हैं जबकि जमीन के नीचे वाली मंजिलों को लेवल्स कहा जाता है। पर फिर सवाल आता है कि इसको बनाया क्यों गया था, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर ये गुफा
कितनी पुरानी थी। अब देखो इस जगह को लेकर दो चीजें सर्टेन थी। पहली तो ये कि इस जगह को दुश्मनों से बचाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि पूरे शहर के घरों को इस तरह से कनेक्ट करना कि वो एक साथ इस गुफा के अंदर घुस के छिप सके, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि उन पर कोई हमला करता रहता हो और उन्हें उन हमलावरों से छिपना रहता हो। अब इस थियरी को उस गुफा में मौजूद बड़े बड़े रोलिंग स्टोन्स भी सपोर्ट करते हैं, जिनका इस्तेमाल पॉसिबली शहर को अंदर से बंद करने के लिए किया जाता होगा, ताकि अगर कोई दुश्मन इन पैसेजेस में से आए भी तो पहचान ना पाए कि यहाँ कोई शहर है, और अगर वो घुसे भी तो पतले से पैसेजेस में होने की वजह से उन्हें चारों तरफ से घेरना और दुश्मन सेना को मारना आसान हो। इसके एंट्री में ऐसी बहुत सी चीजें देखी गई जो ठीक किसी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह रिजेंबल करती है, स्टेटिंग कि इस पैसेज में एंटर करने के बाद जितना कोई अनऑथोराइज्ड व्यक्ति अंदर जाएगा ना, उतना अंदर सिटी को प्रोटेक्ट करने वाले डिफेंस पर्सनल्स का एडवांटेज बढ़ता जाएगा। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि इनका इस्तेमाल हमले से छिपने के लिए किया जाता था, पर आखिर किसके हमले से? इसका आंसर हमें मिला दूसरे सर्टेन फैक्ट में कि इस केव में जो फाइनल एडिशंस और मॉडिफिकेशंस थे वो क्रिश्चियंस द्वारा 6th से 10th सेंचुरीज के बीच में किए गए थे। अब हमें बस ये ढूंढना था कि इस टाइम पीरियड में क्रिश्चियंस पे आखिर कौन हमला करना चाह रहा था कि उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा, और इसी रिसर्च के बीच हमें जवाब मिला बाइजेंटाइन पीरियड। दोस्तों ये एक ऐसा पीरियड था जब रोमन एम्पायर द्वारा उनके साम्राज्य में क्रिश्चियंस को ढूंढ ढूंढ के लाया जाता था और उन्हें सीधा नहीं मार देते थे, बल्कि उन पर ढेरों ऐसे अत्याचार किए जाते थे कि वो पल पल मौत मांगे। देखो रोमन एम्पायर के सैनिक गांव-गांव जाते थे क्रिश्चियंस को ढूंढने और उन्हें पकड़ते थे। इन्हीं अत्याचारों से बचने के लिए इस इलाके के क्रिश्चियंस ने यह शहर खोज के ये तरीके अपनाया होगा, और कहीं ना कहीं ये कारगर साबित भी होता होगा। जब रोमन सैनिक इन गांव में आते होंगे तो उन्हें कोई मिलता ही नहीं होगा, जिससे कि गांव को ऑलरेडी खाली मानकर वो या तो चले जाते होंगे, और अगर इन गुफाओं में कोई इन्फिल्ट्रेट करता भी होगा तो यहाँ के डिफेंस एडवांटेज का फायदा उठा के यहाँ के लोग उनसे बच जाते होंगे। अब यहाँ पर अगर आप मेरे वर्ड्स पे गौर करेंगे तो मैंने यहाँ पर क्रिश्चियंस द्वारा इस शहर को खोजने की बात कही, क्योंकि क्रिश्चियंस के आने से पहले ही यह शहर ऑलरेडी बना दिया गया था। उन्होंने इसमें बस अपने रहने के लिए जरूरी चीजें जैसे कि चर्च, स्कूल्स और वाइनरीज ऐड करी थी। मगर फिर से सवाल ये आता है कि आखिर इन गुफाओं को ओरिजिनली किसने बनवाया होगा और इसका इतिहास कितना पहले तक जाता होगा। ज़ेनोफोन ऑफ एथेंस जो एक ग्रीक मिलिट्री लीडर थे, उन्होंने 370 BCE में एक किताब लिखी थी टाइटल्ड एनाबेसिस, और इसे अब तक का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट कहा जाता है, जिसमें इन गुफाओं का जिक्र किया गया है, जिससे ये तो पता चल जाता है कि उस वक्त से भी काफी पहले ये अंडरग्राउंड शहर बने थे। लेकिन इन्हें बनाया किसने, इसके लिए दो पॉपुलर सिविलाइजेशंस को कंसीडर किया जाता है। पहली है हिट्टाइट्स और दूसरी है फिरजियंस, पर इसका सबसे ट्रस्टेड आंसर ना हमें इन दोनों के ही बीच में मिलता है। देखो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब यहाँ पर काफी ज्यादा खुदाई की ना, तब उन्हें यहाँ ढेर सारे हिट्टाइट्स आर्टिफैक्ट्स मिले थे जो करीब 2000 BCE के आसपास के माने जा रहे थे। लेकिन ये आर्टिफैक्ट्स ज्यादातर ऊपरी लेवल्स पर ही मिले थे। ऊपर से जो उस वक्त के आर्किटेक्चर स्टाइल था वो ऊपर के एकाध लेवल से ही मेल खाता था, जबकि बाकी नीचे के लेवल्स की बनावट थोड़ी मॉडर्न समझ में आ रही थी, एज इफ उन्हें आयरन एज में क्रिएट किया गया हो। अब यहाँ पर आता है एक पैराडॉक्स। देखो जो अपनी आयरन एज है ना, वो शुरू हुई थी 1200 BCE से और 500 BCE के आसपास खत्म हो गई थी, जबकि हिट्टाइट्स तो 1180 में खत्म हो गए थे। तो यहाँ से इस लेगेसी को आगे बढ़ाया किसने? गुत्थे की इस कड़ी में एंट्री होती है फिरजियान्स की, ऐसे इंडो यूरोपियंस जो आयरन एज के शुरुआती दौर में राइज कर रहे थे, और इसका सोर्स भी हमें हिस्ट्री में ही मिलता है। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए फिरजियान्स ने 1200 BCE के आसपास ही यहाँ छिपे हुए हिट्टाइट्स पे हमला किया था, जिसका जिक्र ए बैटिनी ने अपने ऐसे में किया था। इस दौर में जब फिरजियान्स ने हिट्टाइट्स पे हमला करके उन्हें खत्म किया, तब उनके हाथ इस अंडरग्राउंड सिटी का एक्सेस आ गया, और चूंकि वो तगड़े आर्किटेक्ट्स तो थे ही, इसीलिए इस अंडरग्राउंड सिटी का मेजॉरिटी पार्ट बाद में उन्होंने ही क्रिएट किया। और जब फिरजियान्स चले गए तो आगे का जिम्मा यहाँ रहने वाले क्रिश्चियंस ने संभाल लिया। हालांकि ये इस कहानी का अंत नहीं था। एविडेंसेस सजेस्ट करती है कि इन केव्स को इवन कुछ सेंचुरीज पहले तक भी यूज किया जाता रहा था। अर्ली 20th सेंचुरी में कैम्ब्रिज से एक लिंग्विस्ट एक बार इस इलाके में आया था, तब उसने खुद अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि यहाँ रहने वाली लोकल ग्रीक पॉपुलेशन को जब भी आसपास किसी दंगे या नरसंहार की खबर मिलती थी ना, तब वो
अपने घर के नीचे बने एक अंडरग्राउंड सिटी में बड़े आराम से चले जाते थे और सारी आपदाओं से बच जाते थे। लेकिन ऐसे में सवाल यह आता है कि जब इसे 1900s में इतना एक्टिवली यूज किया जा रहा था, तब लोग अचानक से ही इस जगह के बारे में कैसे भूल गए? वेल, इसका जवाब भी हमें हिस्ट्री में ही मिलता है। दरअसल साल 1919 से 1922 के बीच ग्रीस और टर्किश नेशनल मूवमेंट, जिसे आप वहां की स्वतंत्रता सेना कह सकते हैं, उनके बीच ग्रेको टर्किश वॉर चली और उस युद्ध के अंत में यह फैसला लिया गया कि जो ग्रीक माइनॉरिटी टर्की में रह रही है उसे वापस ग्रीस भेज दिया जाएगा और जो टर्किश लोग ग्रीस में रह रहे थे ना, उन्हें टर्की में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब चूंकि उस वक्त ये गुफाएं ग्रीक्स द्वारा ही इस्तेमाल की जाती थी, इसलिए उनके टर्की छोड़ते ही ये राज भी उन्हीं के साथ ग्रीस आ गया और उन लोगों के मरने के साथ इस जगह की लेगेसी भी खो गई। हालांकि आप खुद सोचिए, अगर किसी के बाप दादा किसी को ये बताएंगे कि उनके घर के नीचे 18 मंजिल का पूरा शहर बसा था, तो कौन ही मानेगा। और अल्टीमेटली सालों तक छिपे रहने के बाद कुछ मुर्गियों की वजह से वापिस से साल 1963 में इस लॉन्ग लॉस्ट लेगेसी को ढूंढा गया, जिसके बाद साल 1965 में इसे लोगों के घूमने के लिए खोल दिया गया और साल 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में डाल दिया गया। हालांकि यहाँ के लोकल ग्रीक्स इस सिटी को डेरिंकुयू नहीं बल्कि किसी और नाम से बुलाते थे, जो क्या था ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि जल्द से जल्द हमारा 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है जंगीज खान के हिडन टॉम्ब के बारे में। आखिर जंगीज खान की मौत कैसे हुई और उसके टॉम्ब को क्यों छिपाया गया, जिसे आज तक कोई भी नहीं खोज पाया। उसके टॉम्ब को खोजने वाला व्यक्ति ना रातों रात अरबपति बन सकता है। इतना ज्यादा खजाना उसके टॉम्ब में छिपाया गया है, लेकिन उसे इस तरह से छिपाया गया है कि उसके बारे में कोई भी आज तक नहीं जानता। पर क्यों और आखिर जंगीज खान की मौत कैसे हुई थी, ये पूरा मिस्ट्री जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करो और इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।